नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से संबद्ध एक महत्वपूर्ण संस्था ने भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मान्यता को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। क्या है ये पूरा मुद्दा, आज इन फोकस में समझने का प्रयास करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम होगा यूएन ने भारत के एनएचआरसी की मान्यता क्यों रोकी। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हमने उस खबर को थोड़ा सा जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद हम उस संस्था को जानेंगे जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से संबद्ध है और जिसको हम सामान्य तौर से ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं। इसी संस्था द्वारा भारत के एनएचआरसी की मान्यता को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। ये संस्था किन सिद्धांतों का पालन करती है? उन सिद्धांतों का पालन करती है जिन्हें सामान्य तौर से पेरिस सिद्धांत कहते हैं। तो इनके बारे में जानेंगे, फिर देखेंगे यदि भारत मान्यता खो दे तो किस तरह के उस पर प्रभाव होंगे और भारत की मान्यता को क्यों रोका गया है। इन सभी पक्षों को जानने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उनसे आप जुड़ सके, उनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको दृष्टि आईएएस इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो खबर यह है कि लगातार दूसरे वर्ष भारत के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की मान्यता को या एक्रीडाइटेशन को स्थगित कर दिया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? यूएन मानवाधिकार कार्यालय से संबद्ध एक संगठन ने किया है जिसको अभी हमने जाना था ग्लोबल अलायंस ऑन नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन के नाम से यह संगठन जाना जाता है। मान्यता के बिना जब ये भारत के एनएचआरसी को मान्यता नहीं मिली है तो मान्यता के बिना एनएचआरसी यूएन मानवाधिकार परिषद में मतदान या भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। ये महत्वपूर्ण प्रभाव भारत पर होगा और साथ ही अगर इसकी मान्यता में देरी होती है तो एनएचआरसी की इससे ये भी इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है कि अगर ये जो मान्यता में देरी की जा रही है यूएन की संस्था द्वारा, ये एनएचआरसी की स्वतंत्रता, क्षमता और निष्पक्षता पर भी कई तरह से सवाल उठाती है। भारत के जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका गठन एक अधिनियम के माध्यम से 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था, यानी तभी ये 1993 में अस्तित्व में आया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन या राष्ट्रीय मानवाधिकार जो संस्थाएं हैं अलग अलग देशों की, उनसे जुड़ा हुआ ये वैश्विक संगठन गठबंधन क्या है। ये 120 राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है, यानी 120 आप कह सकते हैं कि 120 राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं इससे जुड़ी हुई है। हर 5 वर्ष में पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन में इन संस्थाओं की समीक्षा और मान्यता प्रदान करने के लिए यही संस्था वस्तुतः जिम्मेदार है। इसकी एक उपसमिति के माध्यम से ये काम करती है जो एक्रेडिटेशन या मान्यता देने से जुड़ी हुई है। उसको हम सब कमिटी ऑन एक्रेडिटेशन के नाम से भी जानते हैं और इसी के माध्यम से अपना कार्य करती है। इसके सदस्य एनएचआरआई है, यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको 2 समूहों में ये वर्गीकृत करती है। उनको एक को दिया जाता है ग्रेड ए और एक को दिया जाता है, दूसरे समूह को प्रदान किया जाता है ग्रेड बी। 29 नवंबर 2023 तक इस संस्था द्वारा यानी इस ग्लोबल अलायंस द्वारा 120 नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस को मान्यता प्रदान की गई है। इनमें से 88 को ए रैंक प्रदान की गई है और बाकी बची हुई 32 को बी रैंक प्रदान की गई है। जिनको ए रैंक प्रदान की जाती है उसका मतलब है कि ये सभी संस्थाएं जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान हैं पेरिस सिद्धांतों का पूर्ण अनुपालन करती हैं। और बी रैंक देने का मतलब यह है कि इन संस्थाओं द्वारा पेरिस सिद्धांतों का अनुपालन आंशिक रूप से किया जाता है। इसका सामान्य मतलब यह है। इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम पेरिस सिद्धांतों पर भी प्रकाश डालें और उनके बारे में भी जानें। तो पेरिस सिद्धांतों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 दिसंबर 1993 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की स्थिति से संबद्ध ये औपचारिक सिद्धांतों को प्रकट करते हैं, यानी ऐसे सिद्धांतों को प्रकट करते हैं, ऐसे न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने का इसके द्वारा प्रयास किया जाता है
जो अलग अलग देशों के जो नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस हैं, उन न्यूनतम मानकों को उनको पूरा करना होता है, जिससे उनकी विश्वसनीयता बने और वो प्रभावी ढंग से अपना संचालन कर सके। इस तरह के न्यूनतम मानकों का एक औपचारिक सिद्धांत है जिसको पेरिस सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। कौन एनएचआरआई यानी कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं और उन्हें मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके लिए 6 मानदंड पेरिस सिद्धांत के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। कौन से मानदंड है ये? पहला मानदंड है कि सार्वभौमिक मानवाधिकार मानदंडों यानी जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स एक स्टैंडर्ड्स हैं और जो मानक हैं उन पर आधारित व्यापक अधिदेश, उन पर आधारित एक कॉम्प्रिहेंसिव मैंडेट, एक मानदंड इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार से एनएचआरआई जो है, जो ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन है, वो सरकार से स्वायत्त होने चाहिए, उन्हें कानून या संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को बहुलवाद का भी पालन करना चाहिए, जिसमें सदस्यता फैली हुई हो, व्यापक रूप से समाज के सभी वर्गों को ये कवर करता हो, उसका प्रतिबिंब करता हो। इसी प्रकार से नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस के पास पर्याप्त संसाधन होने चाहिए और इनके पास किसी भी मामले की जांच की पर्याप्त शक्तियां भी होनी चाहिए। तो ये 6 मानदंड पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप निर्धारित किए गए हैं, जिससे किसी भी नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन के प्रभावी ढंग से कार्य करने की स्थिति को मापा जा सकता है और उसी के आधार पर उसको मान्यता दी जाती है। यदि भारत मान्यता खो देता है इसकी, यानी अभी तो स्थगित हुआ है, उसको डेफर किया गया है भारत की मान्यता को, लेकिन अगर मान्यता खो दे तो उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इससे इस तरह से जान सकते हैं कि अगर जिन देशों को या जिन नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस को ए रैंक दी जाती है, उन्हें किस तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। तो ऐसे एनआरआई, जिनको ऐसे नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन जिन्हें ए स्थिति वाले हैं या जो जिन्हें ए रैंक प्राप्त हुई है, वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसके सहायक निकायों और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली निकायों और तंत्रों में, उसके पूरे इंस्टीट्यूशन में, मैकेनिज्म में भाग ले सकते हैं। में ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन की पूर्ण सदस्यता के लिए भी पात्र होते हैं, जिसमें वोट देने और शासन पद संभालने का अधिकार शामिल होता है। जिनको बी रैंक प्राप्त होती है, ऐसे एनएचआरआई जो ग्लोबल अलायंस है उसकी बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं दे सकते, न ही शासन पद को संभाल सकते हैं। यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि अगर भारत को ये मान्यता, ये एक्रेडिटेशन नहीं मिलती है, ये मान्यता नहीं मिलती है, तो वो भारत का प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में, भारत का जो मानवाधिकार आयोग है, ये नहीं कर पाएगा, वोट नहीं दे पाएगा और शासन के पदों पर भी वो नहीं जा पाएगा। भारत की मान्यता क्यों रोकी गई है, इसके बारे में क्या कहता है? समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट इस पर जारी नहीं की है कि क्यों मान्यता को रोका गया है, लेकिन पिछले वर्ष भी मान्यता नहीं दी गई थी और पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उन क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया था जिसके आधार पर बताया गया था कि एनएचआरसी, भारत का नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, को पेरिस सिद्धांतों का ठीक तरीके से पालन करते हुए नहीं देखा गया है। यानी किस तरह की चीजों को कहा गया था कि भारत का एनएचआरसी नियुक्तियों में पारदर्शिता की कमी देखी गई है भारत के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में। साथ ही जांच की निगरानी के लिए पुलिस की नियुक्ति के कारण हितों का टकराव भी देखने को मिला है, यानी जांच में पुलिस का भी हस्तक्षेप है। पूरी तरह से जांच इंडिपेंडेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा नहीं की जाती है और साथ ही जो एनएचआरसी का जो पैनल है उसमें अल्पसंख्यक या महिला प्रतिनिधित्व का भी अभाव है, यानी वो उसकी पेरिस सिद्धांतों के बहुलवाद के मानक को भी पूरी तरह से पूरा नहीं कर रहा है और इसीलिए भारत की मान्यता को एक तरह से स्थगित कर दिया गया था। इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1991, 1992, 1993 या 1994। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।